students, welcome to Acad Excel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry educator. बच्चे नीट का हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 13 नवंबर से क्लासेस जो है वो भी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। लेक्चर नंबर 1 में हमने मोल कॉन्सेप्ट देख लिया था, डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मासेस देखे थे, मॉलिक्यूलर मासेस देखे थे, उनकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसके बेस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। सिंपल ही हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, इसके हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देखेंगे। देन स्टोइकियोमेट्री, कंबशन रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज हम करने वाले हैं। तो ये हमारे टॉपिक है जो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सो बच्चे एम्पिरिकल फॉर्मूला जो क्या है वो एक सिंपलेस्ट रेशो है जिसमें जो एटम्स है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बट ये क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशो है। वहीं पे अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में जितने उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है, ठीक है। सो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपलेस्ट रेशो जिसमें जो एटम्स है वो कंबाइन हुए हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। सो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इन विच एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सो कंबाइन करते हैं एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट रेशो है। और वहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपके पास, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम दैट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH2O, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखूं तो यहाँ पर अगर मैं इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देखती हूँ कि एटम्स कैसे कंबाइन हुए हैं, कार्बन है 1 रेशो, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इट मींस यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशो क्या है, 1:2:1 है। और दूसरा आपके पास है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में हमारे पास कार्बन के एटम 2 है, हाइड्रोजन के एटम 4 है और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 है। चलिए ठीक है, तो ये तो एक्चुअल में इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस मॉलिक्यूल में वो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करती हूँ तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में क्या होगा, इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2:4:2 है, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट आप करोगे तो 1:2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद है आपके पास ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैंने इसका सिंपलेस्ट रेशो निकाली, मींस एम्पिरिकल फॉर्मूला कि किस कैसे कौन सी रेशो में जो एटम है वो कंबाइन हुए हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। आप देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आपके पास गिवन है तो आप बता सकते हो कि कौन सा आपके पास मॉलिक्यूल होगा, कौन सा मॉलिक्यूलर होगा आपके पास। क्या अगर आपके पास CH2O गिवन है तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कर पाओगे कि नहीं, कर सकते हो अगर आपको क्या पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। सो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये क्या है, n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब n यहाँ पर क्या होगा, n आपके पास हो सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3। जैसे यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, HCH2O है, यहाँ पर CH2O है। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने n की वैल्यू कितनी कर दी, n की वैल्यू 2 कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू CH2O, तो आपके पास हो जाएगा ये C2H4O2, क्या ये बन जाएगा। और दूसरी जगह अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू क्या कर दी, 6 कर दी, तो n की वैल्यू 6 करने पर क्या हो जाएगा, C6, H कितना हो जाएगा, H12 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट मींस अगर आपको यहाँ पर ये n की वैल्यू पता है तो आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या आपको ये क्लियर है। जैसे आप यहाँ पर देखो
कि आपके पास यहाँ पर 6 अगर n की वैल्यू है, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास गिवन है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपके पास गिवन है, अगर आपने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ये कैसे रिलेटेड है, n इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास अगर जो है वो पता है, मास आपको पता है, तो आपको क्या करना है, n कैसे कैलकुलेट करोगे कि n कितनी होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आपको मास जो है वो गिवन होगा, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला, ठीक है, कैलकुलेशन से। वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो आपने एक कैलकुलेशन की जो अभी हम देखने वाले हैं उससे निकाला और उसका मास आपने निकाल लिया। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसका मास आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, तो वहां से आप n जो है वो निकाल सकते हो। जैसे ही आपने n निकाला तो n निकालने के बाद आप उसको क्या करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर दैट इज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सो क्वेश्चन में आपके पास एलिमेंट जो है उसका परसेंटेज वेट जो है वो गिवन होगा। अब आपने सबसे पहले तो एलिमेंट लिख लेना है कि कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देन या फिर नाइट्रोजन है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज में उसका एटॉमिक वेट जो है क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है। उसके नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, सेकंड स्टेप होगा द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट। सो मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज वेट जो है 60% है, आपको वो क्वेश्चन में गिवन था और आपने क्या किया, उसको लिखा। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, आपको उसको डिवाइड करना है कार्बन के एटॉमिक वेट के साथ। एटॉमिक वेट के साथ आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप है हमारे पास mole of atom of each element is divided by the minimum mole of atom to get a simplest ratio of atoms। so हमारे पास जो moles आ चुके हैं, अब 3 एलिमेंट मान लो आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो हमने सबके मोल्स निकाले। अब उन तीनों में से सबसे कम जो मोल्स है वो किसके हैं वो आपको देखना है और सब हर एक को उस नंबर से डिवाइड कर देना है जितने भी मोल थे। तो आपने जब डिवाइड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो है वो मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, थर्ड स्टेप तक क्लियर है। फर्स्ट आपने परसेंटेज वेट लिखा, उसको डिवाइड किया एटॉमिक मास के साथ। थर्ड आपने जो मोल्स थे उसमें मिनिमम नंबर जो था उसको डिवाइड किया सबके साथ टू गेट अ सिंपलेस्ट रेशियो। अब बच्चे उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है, 2 स्टेप बच्चे हैं, फोर्थ स्टेप कौन सा है, फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, इफ द वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इज फ्रैक्शनल, अगर वैल्यू बाय चांस क्या आ जाती है, फ्रैक्शनल आ जाती है, डिवाइड करने पर आपको सिंपलेस्ट रेशियो नहीं मिली, कैसी आ गई है, फ्रैक्शनल आ गई है, तो आपको क्या करना है, देन मल्टीप्लाई विद द सुटेबल कोएफिशिएंट टू कन्वर्ट इट नियरेस्ट होल नंबर। सो हमें एक सुटेबल कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई करना है सो दैट हम नियर बाय उसका होल नंबर जो है वो अचीव कर पाए। सो ये हो गया यहाँ तक। सो नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको क्या मिल जाएगा, इतना करने के बाद आप अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसको फाइंड आउट कर लोगे। सो ये 5 स्टेप है, आई रिपीट, फर्स्ट आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट जो गिवन है वो लिखना है। सेकंड आपको उनके परसेंटेज में एटॉमिक वेट जो है वो लिखना है। सेकंड आपको उनके एटॉमिक वेट जो है उसके साथ डिवाइड करना है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ही आपके पास मोल्स आ चुके हैं उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है जिसके मिनिमम मोल्स है टू गेट अ सिंपलेस्ट रेशियो नंबर, ठीक
ठीक है। तो जैसे ही वो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पर दिक्कत हुई कि आपके पास फ्रैक्शनल आ गया तो उस केस में हमें एक सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन है हमारे पास, in a compound X is 75.8% and Y is 24.2% by weight. So percentage weight मेरे पास given है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एलिमेंट लिख लो। एलिमेंट है हमारे पास X और दूसरे एलिमेंट है मेरे पास Y। अब यहाँ पर परसेंटेज में देख लो कितना गिवन है, 75.8 और ये कितना है 22.2% गिवन है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब x जो है इसका एटॉमिक वेट जो गिवन है वो कितना है 24 है। सो यहाँ पर मैं मोल्स लिख लेती हूँ कि आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा 75.8 डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया। यहाँ से आपने मोल्स निकाले। उसके नेक्स्ट आपके पास है 24 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16। सो ये आप करोगे तो यहाँ से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.1 और यहाँ से 16 है तो 1 पे और ये हो जाएगा 1.5। सो ये आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। डन। अब सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मिनिमम कौन है, 1.5 है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3.1 डिवाइडेड बाय 1.5 और यहाँ से 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप देखिए जैसे ही आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इट मीन्स आपके पास रेशियो कितनी आ चुकी है, 2:1 आ चुका है। तो क्या मैं यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, x जो है वो 2 है और y कितना है 1। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इजी है, बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा और उसके बाद आप अपना आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो परफेक्ट दे पाओगे। डन है। चलिए सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो आंसर हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सो यहाँ पर भी आपके पास एक कंपाउंड गिवन है जिसमें आपको परसेंटेज में वेट जो है वो गिवन है। चलिए सो यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट आपके पास कौन कौन सा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, एलिमेंट्स हमारे पास है कार्बन। कार्बन कितना गिवन है, इसका परसेंटेज वेट कितना है 52.2% है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास है 13% और ऑक्सीजन जो है ये कितना है 34.8%। आप सबको क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका काम है इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, एटॉमिक मास के साथ। तो आपने जैसे ही यहाँ पर मोल्स निकाले, मोल्स के लिए एन लिख रही हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 52, एक मिनट, 52.2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 पे 40 ओके, सो ये आपका 4.4 समथिंग कुछ आ जाएगा। 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48। तो उसके बाद आपने फिर से वापस से इसको डिवाइड किया। सो ये आपके पास कितना आ गया 44 आ गया। उसके नेक्स्ट ये कितना है 13 ही रहेगा, 1 के साथ आपने डिवाइड किया तो ये हो गया 13। अब यहाँ पर 34.8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16। तो 16 इंटू 2 32। सो इट मीन्स ये किस पे चल जाएगा, 2 पे जाएगा तो 2.2 समथिंग आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या था, हमें क्या चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए। सो सिंपलेस्ट नंबर रेशियो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मिनिमम है उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो मिनिमम आपके पास क्या है, मिनिमम आपके पास है 2.2। सो 2.2 से यहाँ पर किया और यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 2.2 किया आपने और यहाँ पर भी 2.2 किया
तो ये तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप करोगे तो आपके पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5.9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये कितना हो गया 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ से आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। सो इट मीन्स आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ये कितना है, कार्बन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन जो है ये 6 है, और जो ऑक्सीजन है ये कितने हैं 1 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है। अब आपको गिवन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज 92। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसका मास गिवन है कितना, कंपाउंड का 92 गिवन है। देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मास गिवन है, इट मींस यहाँ से मुझे n कैलकुलेट करना है। सो n कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका मास भी पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 24 और ये 6, तो ये हो जाएगा 46। कितना होगा 46 होगा। तो 46 92 डिवाइडेड बाय आपने क्या किया 92 मीन्स आप यहाँ पे लिखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास आपने लिया और इसको डिवाइड कर दिया एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 46, ये कितना n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। सो इट मींस यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करना है आपको ये C2H6 और O के साथ, तो ये कितना हो जाएगा C4H12 और O2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आंसर हो जाएगा। सो यहाँ तक आपको क्लियर है, क्या नेक्स्ट मूव करें, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक। चलिए, सो डाउट अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर अकेडेक्सल का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पर अपना डाउट जो है वो आप डाल सकते हो, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। चलिए, सो ये अब आपका आंसर हो गया। इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या डिफरेंट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67 एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो चीजें आपके पास गिवन थी, लेकिन आपके पास क्या है ऑक्सीजन जो है वो गिवन नहीं है। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन जो है वो गिवन नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 60 और डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर आपके लिए जो बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पर है, जो आपके पास एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स जो रहते हैं जैसे कार्बन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, और आपके पास क्या हो गया ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन कितना है 40 है, और जो हाइड्रोजन है ये कितना है 6.67 है। तो टोटल आपके पास ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा 46.67 हो गया। अब ऑक्सीजन मुझे फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीजन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल परसेंटेज मतलब 100% से आप क्या 46.67 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो जैसे ही आपने यहाँ से माइनस किया तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना 5। सो कितना आ गया ये 53.33 डन है। सो ये हमने क्या निकाल लिया है परसेंटेज निकाल लिया वेट का। अब उसके नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला रहता है कि आपको मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे डिवाइड करोगे किसके साथ एटॉमिक मासेस के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उसके नेक्स्ट हाइड्रोजन 6.67, उसके बाद आपके पास क्या है ऑक्सीजन, इसका तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है 1 के साथ, और ऑक्सीजन के लिए 53.33 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। सो आप यहाँ से सॉल्व करोगे, तो आप जब सॉल्व करोगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 3.3 समथिंग कुछ आपके पास आ जाएगा,
कितना 3.3 समथिंग कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर 6.67 है, और यहाँ पर भी 3.3 आएगा। आप अब क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशो आपको चाहिए, तो सिंपलेस्ट रेशो के लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पर जो भी मिनिमम वैल्यू में है। सो मिनिमम कितना है, 3.3 है, तो यहाँ पर आपने मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रेशो, तो ये कितना 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, ये हो गया 1, और इसमें आप करोगे 6.67 डिवाइडेड बाय 3.3, ये हो जाएगा 2, और 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से 1 हो जाएगा। इट मींस आपने यहाँ से क्या निकाल लिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मिल चुका है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन आपके पास 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके पास 1 है। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। n क्यों कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास गिवन है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास आप देखो कितना 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये आपके पास 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2, तो 2 n की वैल्यू है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने देख लिया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पिरिकल फॉर्मूले को। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा, C2H4 और O2, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसमें चेंज बस इतना ही था कि आपके पास जो परसेंटेज में वेट गिवन थे उसमें एक मिसिंग था, उसको आप टोटल कैलकुलेट करके 100 में से माइनस करके दूसरा निकाल लेते। चलिए सो आगे मूव करते हैं। A compound contain this much of carbon, 60% हाइड्रोजन एंड rest नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्या, नाइट्रोजन निकालना पड़ेगा, प्लस आपके पास अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया, कौन सा, वेपर डेंसिटी का। क्या हमने कल जो क्लास ली थी वहां पर वेपर डेंसिटी देखा था, वेपर डेंसिटी हमने कल की क्लास में देखा था। अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है तो आप वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पहले तो ये चीज बताओ। अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है तो आप वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका मास जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल जाएगा। कैसे, अब सब चलो पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो लिखो एलिमेंट, सो एलिमेंट लिखोगे आप यहाँ पर, फिर उसका परसेंटेज मास, उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। सो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, सिंपल मोल्स, मोल्स लिखोगे, फिर उसके नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, सिंपलेस्ट रेशो। सो ये इस तरह से टेबल बनेगा, ठीक है, टेबल बनाकर ही आप सॉल्व करना है इसको। चलिए सो देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो आपके पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, नाइट्रोजन है। अब कार्बन कितना है 38.8 है, और हाइड्रोजन कितना है 60% है। तो आप दोनों को प्लस करो और माइनस करो, कितने में से, 100 में से। सो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये मेरे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर एक चला गया तो 5, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर आपके पास कितना होगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45.2 हो जाएगा। 45.2 आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आपके पास हो जाएगा 40, एक मिनट, 45.2 आपके पास नाइट्रोजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर मोल्स निकालने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 38 डिवाइडेड बाय इसका मोलर एटॉमिक मास 16 यहीं पे रहेगा, और ये 45 डिवाइड बाय 2, नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 14 होगा, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या करोगे, आप रेशियो निकालोगे। सो 38.8 डिवाइडेड बाय 12 आपने किया, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं, 38/8 डिवाइडेड बाय 12। सो ये पहले किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 36, और ये कितना वापस से कितना आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, 0.8 कितना आ जाएगा 0.2। सो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 3.2 समथिंग कुछ आएगा,
ठीक है, आगे आप और सॉल्व कर लेना, लेकिन अगर आप देखें एक डेसिमल तक तो हमारे पास 3.2 जो है वो आ चुका है। चलिए, सो उसके नेक्स्ट 16, तो ये तो 16 ही रहेगा। नेक्स्ट ये 45.2 जो है यहाँ पर आपके पास 14, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 14, सो ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ठीक है, तो 42 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये किस पे 2 पे चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास 3.2 समथिंग कुछ आएगा। कितना आ जाएगा, 3.2 आएगा। तो अब देखो यहाँ से सिंपलेस्ट आपको करना है, तो सिंपल स्मॉल हमारे पास मोल्स किसके हैं, 3.2 है, तो हमने यहाँ पर 3.2 डिवाइड बाय 3.2 किया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे आपके पास 1 आया, अब आप देखो यहाँ पर 16 को जब डिवाइड करोगे, 16 डिवाइड बाय 3.2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखो 1 बाय 16 बाय कितना आ जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, तो इट मीन्स 1 बाय 2 इंटू 10 हो रहा है, पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर 5 आ चुका है, और यहाँ पर भी आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। अब चेक करो हमारे पास जो रेशो है, रेशो कितनी आ चुकी है, रेशो आ चुकी है 1, 5 एंड 1। इट मीन्स आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास बन चुका है कार्बन H5 और ऑक्सीजन। चलिए, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। अब बात आती है वेपर डेंसिटी की। तो वेपर डेंसिटी से आप कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। सो बच्चे, वेपर डेंसिटी जो रहती है, वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय किसका, हाइड्रोजन का। तो ये कितना, 2 है। तो इट मींस अगर आपने वेपर डेंसिटी कितनी है, 31 इंटू 2 कर दिया, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सो मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना आ गया, 62। तो 62 आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ चुका है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। सो एन के लिए हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जी, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ये वाला ले लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास कितना है, कार्बन, कार्बन के कितना हो गया, ये ले, तो ये 62 डालो। फिर उसके बाद देखो कार्बन 12 प्लस 5 प्लस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 और ये हो गया 16 और ये हो गया 21 और ये तो ये आपके पास आ जाएगा 31। तो 62 डिवाइड बाय आपने 31 किया, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ चुका है। इट मींस अब यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये कितना हो जाएगा, वेर इज C2H10 और ऑक्सीजन 2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। क्लियर है। चलिए, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या है, वेपर डेंसिटी गिवन है, सेम उसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो इस पे लिख लो कि ये क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए, सो नेक्स्ट देखिए। चलिए, सो ये यहाँ पर आपके पास डन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी क्या होगा। सो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चन है ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको घर से सॉल्व करने हैं। अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेशियोमेट्री। अब व्हाट इज स्टेशियोमेट्री। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिखने जा रही हूँ, उस रिएक्शन को देखते हुए बताओ कि आप वहां से क्या समझ रहे हो। सो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसने रिएक्ट किया HCl के साथ। सो ये जो रिएक्शन है ये आपने अपनी क्लास 10th में बहुत अच्छे से की होगी, जहां पर मेटल और एसिड की जो रिएक्शन जो है वो होती है कि जब मेटल के जो कार्बोनेट है जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम
क्लोराइड, ठीक है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसमें सिर्फ हमें क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं हम कर पा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है कि कितना अमाउंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज हुआ होगा HCl के साथ और हमारे पास कितना अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ होगा। सो जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज है जहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्शंस वगैरह होती है तो वहां पर जो स्टेशियोमेट्री है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। कैसे, अगर हमें पता ही नहीं कि कितना प्रोडक्ट जो है वो हमें फॉर्म करना है और कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज करके कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, तो हम कैसे जो रिएक्शन है उसको करवाएंगे। अगर हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, रिएक्टेंट को यूज कर लिया और प्रोडक्ट हमें हमारे पास जो है वो फॉर्म हुआ, वो हमारे पास उतना नहीं था जितना हमें रिक्वायर्ड था। आपने जितने अमाउंट ऑफ मुझे क्या चाहिए था, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए था, आपने इसको क्या कर दिया, इसको कम यूज किया और इसका ज्यादा यूज कर लिया, ठीक है, या फिर इसको कम यूज किया और इसको ज्यादा यूज कर लिया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो फॉर्म हमें करना है उसमें गड़बड़ हो जाएगी कि कितना प्रोडक्ट हम बनाए, उसके लिए स्टेशियोमेट्री जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्टेशियोमेट्री जो है वो हमें बताती है क्वांटिटेटिव डेटा कि कितने अमाउंट हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है, कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज होंगे इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। अब देखो इस रिएक्शन को, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? कार्बन आपके पास एक है, ओके, कार्बन एक है, कैल्शियम एक है, डन। बट क्लोरीन यहाँ पर कितने आ चुके हैं, 2, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये रिएक्शन आपके पास हो चुकी है बैलेंस्ड। इट मींस क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब यूज हुआ किसके साथ रिएक्ट हुआ, 2 मोल HCl के साथ, तो आपके पास क्या बना, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना और 1 मोल ही आपके पास क्या बना, वाटर फॉर्म हुआ। अब इसको, ये तो मैंने मोल्स के टर्म में बात की। अब अगर मैं मास के टर्म में बात करूं तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होगा वो कितना होता है, 100 ग्राम, ठीक है, कैल्शियम का 40, कार्बन के लिए 12 हो जाएगा और 16 किसके लिए हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए। इंटू 3 करो तो आपके पास कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। और HCl, तो HCl कितना है, 2 मोल्स है, तो इट मींस यहाँ पर ये 73 ग्राम। क्लोरीन के लिए कितना होता है, 35.5 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। सो इसका मास आपके पास होगा 11 ओके। सो ये 111 ग्राम आपके पास बनेगा। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम और वाटर के लिए 18 ग्राम, ठीक है। इसका आपको मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट करना आता है। कार्बन है 12 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 16 इंटू 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 44 ग्राम जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जितना मास है, क्या दूसरी तरफ भी उतना ही मास है, क्या दूसरी तरफ भी उतना ही मास है? तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने जो स्टेशियोमेट्री देखी उसके बेस पर हम मतलब कैलकुलेशन करेंगे कितना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। तो उसके बेस पे कैलकुलेशन जो करेंगे उसके बेस पर में 3 टाइप के प्रॉब्लम हमारे पास आती है। जैसे फर्स्ट है मास मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप में क्या होगा, आपको मास गिवन होगा एक का, वो रिएक्टेंट हो सकता है या फिर प्रोडक्ट हो सकता है, आपको दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है कि मास और वॉल्यूम जो है, मास और वॉल्यूम आपको एक का गिवन होगा, किसी का मास या फिर वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरे के लिए आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड आपके पास क्या है, वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज गिवन एंड द वॉल्यूम ऑफ अदर इज टू बी कैलकुलेटेड। सो ये आपके पास 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी स्टेशियोमेट्री में। अब इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है, जनरल स्टेप कौन कौन से है। सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया, जैसे मैंने पीछे रिएक्शन लिखी, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एक तो मैंने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है।
सो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करोगे, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सेकेंड, राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स और द रिलेटिव मासेस, ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. सो मेरे पास जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट थे, ठीक है, उसके नीचे मैंने उनका ग्राम एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास जो है वो लिखा, या फिर मोल्स लिखे. उसके नेक्स्ट, अगर आपके पास गैसियस सब्सटेंस है तो उसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म में. तो वॉल्यूम लिखोगे आप 22.4 लीटर 1 मोल की जगह. अप्लाई यूनिटरी मेथड टू मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन. अब जो भी आपको कैलकुलेट करना है यूनिटरी मेथड से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर. फर्स्ट टाइप है इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप. चलिए, so how much iron can be theoretically obtained in the reduction of 1 kg of iron oxide? So आप देखो, सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो, रिडक्शन है तो हमारे पास आयरन फॉर्म हो रहा है, साथ में क्या होगा, वाटर. अब देखो, अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है. आयरन कितने हैं, 2 है, तो एटम बैलेंस करो आयरन का, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने. उसके नेक्स्ट देखो वाटर, वाटर में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगी. नेक्स्ट आप देखो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, अब हाइड्रोजन हो चुके हैं 6, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो चुकी है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो बन चुकी है. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं. गिवन हमारे पास क्या है, 1 kg ऑफ आयरन ऑक्साइड गिवन है. सो 1 kg ऑफ आयरन ऑक्साइड से सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, आयरन का एटॉमिक मास. सो आयरन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 60 ग्राम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है. तो आप यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 160 ग्राम. सो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं. मोल्स कितना, 1000 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. गिवन मास 1 किलोग्राम है, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, 160 ग्राम. चलिए, सो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, मोल्स आ चुके हैं. अब हमें क्या देखना है कि कितना आयरन इतने से प्रोड्यूस होगा. तो उसके लिए आप देखो 1 मोल जो है इससे कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है. तो अगर आपके पास इतने मोल्स है तो उससे कितना बनेगा, ठीक है. सो आप देखो उसके लिए आप क्या करोगे कि 1 मोल आयरन ऑक्साइड थे, आयरन ऑक्साइड से आपके पास 2 मोल आयरन जो है वो बन रहा है. तो अगर आपके पास इतने मोल्स है, इसको चलो यहाँ से 0 कट कर लेते हैं, 100 ग्राम. ओके, 100/16 आपके पास मोल्स है इसके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं, मोल्स आ चुके हैं आयरन के. आयरन के मोल्स आ चुके हैं. अब आप चेक करो, मोल्स अगर आपको पता है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो अगर आपको मोल्स पता है कितने हैं, 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 16, तो आप इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा, 60 होगा. तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, वेट पता चल जाएगा किसका, आयरन का, ठीक है. तो आप इस कैलकुलेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 700 ग्राम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है. तो ये कहाँ पर 8 पे चला जाएगा, ठीक है. उसके बाद ये किस पे चला गया, 4 पे चला गया, और ये 30 हो गया, ठीक है. ये वापस 2 पे चला गया, ये 15 पे चला गया, ठीक है. और इसको आप फर्दर सॉल्व करो, ये 50, ठीक है. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 700 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है. चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
What amount of silver chloride is formed by the action of 5.8 gram of sodium chloride on excess of silver nitrate? So यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो कैसे लिखनी है, क्या क्या गिवन है पहले वो देखो। सिल्वर क्लोराइड है, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आपके पास क्या, सिल्वर नाइट्राइड। सो यहां से अब देखो ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी आपने क्लास 10th में अपने किया होगा, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा प्लस सोडियम NO3। सो ये तो आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप यहाँ पर चेक करो कि ये रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन मेरे पास बैलेंस है तो बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो मेरे पास क्या है, 1 मोल से 1 मोल ये बन रहा है, गिवन क्या है आपके पास, आपको 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड गिवन है। तो सबसे पहले तो आप सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट कर लो। मॉलिक्यूलर मास किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो आप देखो सोडियम का कितना होता है 23 प्लस 35.5, सो ये आपके पास बच्चे कितना आ जाएगा 58.5 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। अब मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स क्या होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल्स आ जाएंगे। चलिए तो अब देखो स्टेशियोमेट्री, 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। अगर 0.1 मोल है तो 0.1 मोल क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड कितना बनेगा, 0.1 मोल ही बनेगा, 0.1 मोल ही बनेगा। तो इट मींस आपके पास मोल्स आ चुके हैं किसके, सिल्वर क्लोराइड के। सो मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू 0.1। तो आप देखो मोल्स गिवन है, आप क्या करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास करोगे, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसका जितना मास जो है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है 0.1 मोल से। तो आप देखो इसके मास, मोलर मास पहले तो देखो, मोलर मास जो है ये आपके पास कितना हो जाएगा 143.5 ग्राम, ठीक है। तो वेट कितना यूज होगा फिर, वेट ऑफ AgCl मोलर मास इनटू मोल्स, तो ये 14.35 ग्राम जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। डन है। चलिए सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पास स्टेशियोमेट्री की टाइप 2, जिसमें मास और वॉल्यूम का क्या होगा, आपके पास रिलेशनशिप होगा। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर अ कंप्लीट कंबर्शन ऑफ 3 ग्राम इथेन। अब देखो यहाँ पर क्या है, इथेन है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2 रहता है। तो इथिन मीन्स 2 है, तो C की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, H मेरे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो C2H6 आपके पास इथेन का फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसका कंप्लीट कंबर्शन हुआ है। कंबर्शन जब होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी, C2H6 प्लस O2 क्या मिल रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने का मेथड है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन एटम जो है उसको बैलेंस करना है। सो कार्बन मेरे पास कितना है 2 है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपका काम है कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करो, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके नेक्स्ट है किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन जो है मेरे पास कितना है, ये 3 है और ये कितना है 7 बन रहा है। तो 7 है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 7/2 कर दिया। अब मुझे ये फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो मैंने सारी रिएक्शन को क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस
6H2O। तो ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है ये बन चुकी है। अब स्टोइचियोमेट्री हमें अप्लाई करना है, तो उसमें आप देखो हमारे पास क्या गिवन है, 3 ग्राम इथीन गिवन है, ये गिवन है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अब मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स के लिए इसका मोलर मास कितना, 12 इंटू 2 कितना, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया, इट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल हो गया। अब कैलकुलेट हमें क्या करना है, formed of the find required moles of O2 and formed moles of CO2। so moles हमें कैलकुलेट करने हैं। आप देखो यहाँ पर 2 मोल्स से मेरे पास जो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन है वो 7 मोल बन रहा है। 2 मोल से 2 मोल्स C2H6 से मेरे पास 7 मोल्स बन रहे हैं O2 के। अगर आपके पास 0.1 मोल है C2H6, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 0.1, तो इतने मोल्स हो जाएंगे। ये मोल्स किसके आ चुके हैं, ऑक्सीजन के आ चुके हैं। अगर इतने मोल्स है तो वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करनी है कि वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम भी पूछा है, मोल्स आपके पास गिवन है, तो आप क्या करोगे इसको वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ O2, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 7/2 इंटू 0.1 इंटू 22.4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, किसके, ऑक्सीजन के। अब ऐसे ही आप देखो 2 मोल से हमारे पास क्या बन रहा है, 4 मोल, 2 मोल C2H6 से हमारे पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर 1 मोल हुआ तो 1 मोल से कितना बनेगा, 4/2 मोल्स ऑफ CO2, बट हमारे पास गिवन कितना है, 0.1 मोल है गिवन मास के अकॉर्डिंग, तो इट मींस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0.2 मोल, 0.2 मोल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, 0.2 इंटू 22.4 से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आप देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। In the following reaction, if 10 gram of H2 react with, ओके, सो 10 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है जो रिएक्ट कर रही है नाइट्रोजन के साथ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सिंपल रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव टू अमोनिया। सबसे पहले तो चेक कर लो क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 6 अमोनिया, सॉरी 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन, डन। तो ये मेरे पास बैलेंस है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, 10 ग्राम H2, सो मैं यहाँ से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगी। मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय कितना, 2 होगा, तो ये कितना आ गया, 5, कितना 5 आ जाएगा यहाँ से। तो 5 आपके पास मोल्स आ चुके हैं किसके, हाइड्रोजन के। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया की आपको क्या करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। आप देखो 3 मोल्स से कितना बन रहा था, 2 बन रहा था, ठीक है, 3 मोल्स किसके, हाइड्रोजन के। 3 मोल H2 से हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया बन रहे थे, तो अगर कितना है, 5 मोल्स है, 5 मोल्स से हमारे पास क्या होगा, 2/3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इतने मोल्स ऑफ हमारे पास क्या बन जाएंगे, अमोनिया बन जाएंगे, 2/3 इंटू 5। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएंगे, अमोनिया के मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स आपको पता है, मोल्स कितने हो गए, 10/3 मोल्स हो गए, मोल्स आपको पता है। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए आप क्या कर दोगे, मोल्स इंटू 22.4 लीटर, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा वॉल्यूम का। चलिए सो नेक्स्ट फर्दर आगे मूव करते हैं। सो ये आपका आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद। चलिए सो अब आता है लिमिटिंग रीजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट, सो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो लिमिटिंग रीजेंट इज the reactant which is completely consumed in a reaction is called limiting reagent।
ठीक है, तो अब कैसे व्हाट इज मतलब क्या कंज्यूम हो रहा है जिसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं और कैसे, इसको देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। सो चलिए, सबसे पहले आप देखो कि बिफोर रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से है। हमारे पास क्या है, 5 ब्रेड है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, चीज है, जिससे हमें एक सैंडविच बनाना है। तो अब देखो, जैसे ही रिएक्शन होगी, ठीक है, मतलब हमने फूड जो है वो बनाया, ठीक है, तो कितने सैंडविच है वो जो बनेंगे, 2 सैंडविच बनेंगे। अब एक सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड चाहिए, 2 ही मेरे पास चीज के स्लाइस है, तो एक इसमें यूज हो गया और एक इसमें, तो एक हमारे पास क्या बच चुका है, एक हमारे पास ब्रेड अभी भी बच चुका है। तो ये वाला जो ब्रेड जो बचा है, ठीक है, इट मीन्स ये एक्सेस में होगा, इसीलिए ये बच चुका है। और मेरे पास क्या था, ये कम अमाउंट में था, ठीक है, ये क्या था, सिर्फ 2 ही था, और इसको देखते हुए ही मैंने डिसाइड किया कि मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा। एक सैंडविच बनाने के लिए मुझे 1 स्लाइस चाहिए चीज का, ठीक है, और 2 स्लाइस चाहिए किसके, ब्रेड के। अब जो लिमिटिंग रीजेंट है उससे ही हम सिलेक्ट करते हैं कि अमाउंट जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, क्योंकि वो क्या है, कम है अमाउंट में, और जब रिएक्शन होगी वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब कहीं पर आपको दिख रहा है कि चीज बाकी है, नहीं दिख रहा ना, तो इट मीन्स यहाँ पर चीज क्या है, चीज हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट है। चलिए, आप देखो, ये मेरे पास, अब मान लो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्शन की कैटेगरी में जाते हैं। तो दूसरा, अब ये प्रोडक्ट आपके पास सैंडविच जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और आपके पास ये लेफ्ट ओवर बच चुका है, ठीक है, जो एक्सेस में था। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला कि यहाँ पर जो लिमिटिंग रीजेंट है उसको देखकर ही हम बताएंगे कि कौन कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, क्योंकि जैसे ही वो लिमिटिंग रीजेंट खत्म हुआ उसके बाद रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। चलिए, आप देखो, 5 स्लाइस थे, 2 चीज थे, तो उसके हमारे पास 2 क्या बन चुके हैं, सैंडविच बन चुके हैं। चलिए, लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। जब आपको रिएक्शन में, ठीक है, एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो उसके अमाउंट जो है वो गिवन हो, तो इट मीन्स वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटिंग रीजन को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग रीजन हमने देख लिया, अब उसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहला जो काम है, सबसे पहले तो आपको एक रिएक्शन जो है वो लिख लेनी है, बैलेंस इक्वेशन, राइट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट आपको एक निकालनी है रेशो, ठीक है, मोल्स आपने लिख लेने हैं। मोल्स लिखने के बाद आपको निकालनी है रेशो, और वो रेशो कौन सी होगी, जिसको हम बोलेंगे मोल रेशो बोलेंगे, और जिसकी वो रेशो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। चलिए, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर उसके बाद आपने जैसे ही केमिकल इक्वेशन लिखी, आपको क्या लिखना है, राइट, नंबर ऑफ गिवन मोल्स। जितने भी हमारे पास मोल्स जो है वो गिवन है, वो अपने आपको मार्क कर लेने हैं। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, एक मोल रेशो जो है वो लिखनी है, ठीक है। वो मोल रेशो आप कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास गिवन मोल है, गिवन मोल आपके पास जो उस रिएक्शन में है, डिवाइडेड बाय जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो उस रिएक्शन के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, बैलेंसिंग बैलेंसिंग कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। डन है। चलिए, अब उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, कि जिसमें ये वैल्यू जो है क्या होगी, लो लो होगी, ठीक है, जिसमें वो वैल्यू रेशियो जो है वो लो है, इट मींस वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन है, a प्लस 5b इज इक्वल टू c प्लस 3d, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा, और गिवन क्या है, आपके पास 10 मोल गिवन है a के और 10 मोल गिवन है b के। रिएक्टेंट 2 है और दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पर रिएक्शन आगे जो प्रोसीड होगी उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि
कौन सा लिमिटिंग रीजन है? लिमिटिंग रीजन से ही हम रिएक्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सैंडविच जो है वो किसके बेसिस पर सिलेक्ट किया था? चीज के बेस पर सिलेक्ट किया था। डन। अब देखो a प्लस 5b और ये हो गया c प्लस 3d। मोल्स कितने हैं? a के 10 मोल्स है, यहाँ पर b के भी कितने हैं? 10 मोल्स हैं, दोनों के मोल्स सेम है। अब देखो मैंने जो आपको बोला था रेशो के लिए, ठीक है, जो लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताएगा रेशो। अब रेशो किसके लिए? अब देखो मैं मान के चल रही हूँ कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्योंकि ये रैंडमली एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली हुई है ABCD के साथ। तो आप देखो गिवन मोल्स कितने हैं? 10 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, यहाँ पर 10 है, डिवाइडेड बाय कितना कोफिशिएंट है? 5 है। तो बच्चे कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा आपके पास, रेशो 10 आ गया, और दूसरे का ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो इट मीन्स ये कम नंबर में है, तो बी आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब जो हम स्टेशियोमेट्री अप्लाई कर रहे थे ना कि कौन सी रिएक्शन जो है होगी, ठीक है, कौन सी रिएक्शन जो होगी वो हम चेक कर रहे थे, किसके बेसिस पर? स्टेशियोमेट्री के बेसिस पर हम चेक कर रहे थे कि इतना अमाउंट है तो कितना प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो अब हम वो देखकर चलेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, और उसके बाद हम वो अपनी कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड वाली करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आपके पास ये रिएक्शन है, क्या है इसमें? H2O प्लस हाफ O2। आपको क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पर दोनों जो आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, उनकी वैल्यूज गिवन है। जैसे 4 ग्राम आपको क्या दिया है? हाइड्रोजन दिया है, और 32 ग्राम आपको क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है। अब बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है कि मोल्स निकाल लेने हैं। मोल्स निकालो, यहाँ पर आप मोल्स निकालोगे तो कितने आ जाएंगे? 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितना आ गया? 2 मोल्स आ गए, और यहाँ पर आप करोगे 32 डिवाइडेड बाई 32 मोलर मास इसका, तो ये आ गया 1 मोल। मोल्स हमने निकाल दिए, अब रेशो निकालनी है। सो रेशो के लिए आप क्या करोगे? अब रेशो जो है ये कितना होगा? 2, 1 ही है तो 2 आ गया। यहाँ पर कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? दोनों में ही तो सेम अमाउंट आ गई, ठीक है, रिएक्टेंट थे मेरे पास और दोनों की वैल्यूज गिवन थी, इट मींस लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों की वैल्यूज तो सेम आ गई। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? तो इस केस में आप किसी को भी मान के चल सकते हो। तो आप देखो अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है? इन द अबव रिएक्शन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड एट एसटीपी। तो आप ना इसको ऐसे लेके चलो कि हाइड्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन से आपके पास 1 मोल क्या बन रहा है? वाटर क्या बन रहा है? तो आपके पास अभी कितना है? 2 मोल्स, 2 मोल है H2 के, तो यहाँ पर भी 2 मोल्स क्या बन जाएंगे? H2 बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है, तो 2 मोल्स के लिए क्या हो जाएगी? 2 इंटू 22.4 लीटर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या नेक्स्ट मूव करें? नेक्स्ट मूव करते हैं। 1.5 moles of O2 combined with magnesium to form oxide. Magnesium oxide. The mass of magnesium oxide that has combined is, तो magnesium oxide का आपको मास कैलकुलेट करना है। तो आपको अभी तक मैंने जितनी भी रिएक्शंस लिखवाई है ना, वो सारी आपकी जो फाउंडेशन वाला रहता है उसके बेसिस पर ही आपको अभी तक आई है। इट मीन्स आपका जो बेस है, ठीक है, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपको रिएक्शंस वाला पार्ट वहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको यहाँ पर रिएक्शन में आकर दिक्कत होती है कि कौन सी रिएक्शन होगी, कैसे उसको याद करें, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपने अपनी पहली क्लासेस में अच्छे से कर ली होती है, ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से याद भी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम जो है इसको आपने ऑक्सीजन के साथ क्या किया? कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है। तो हमें क्या करना है? अब देखो 1.5 मोल्स है किसके? ऑक्सीजन के, 1.5 मोल इसके गिवन है। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास जो हाफ मोल्स है ऑक्सीजन के, उस वो कंबाइन हो रहे हैं 1 मोल के साथ। हाफ मोल O2 is combined with 1 मोल Mg मैग्नीशियम। तो अगर आपके पास 1.5 मोल्स है तो ये कितने हो जाएंगे? 1 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा?
1.5, तो कितना आ जाएगा 3 मोल्स आ जाएगा। तो 3 मोल्स आपके पास आ चुका है मैग्नीशियम, जो कंबाइन हो रहा है 1.5 मोल्स के साथ। तो मोल्स आपके पास गिवन है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24 है। मैग्नीशियम का मास 24 गिवन है, तो इसका मुझे वॉल्यूम मास कैलकुलेट करना है ना, कि कितना वेट कितना होगा, 3 मोल्स इंटू इसका मास 24, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 72 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो इट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What quantity of limestone on heating will give 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? तो अब देखो लाइमस्टोन, पहले तो देखो क्या होता है, लाइमस्टोन आपके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया तो आपके पास क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ। क्या रिएक्शन बैलेंस है? यस, रिएक्शन जो है ये हमारे पास बैलेंस है। अब देखो, आप इसको मास की टर्म में करना, अब मोल्स में मत जाना, मास में जाना कि ये 100 ग्राम जो है उससे आपके पास ये कितना बना, 56 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो 56 ग्राम के लिए कितना यूज हो रहा है, 100 ग्राम यूज हो रहा है। तो अगर मुझे ये वाला जो है, अगर मैंने इसको कितना 56 केजी यूज किया तो ये कितना होगा, ठीक है, ये अमाउंट आपको बतानी है। मतलब अब सारा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, आपको जो सॉल्व करके अपना आंसर जो है वो देना है, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगेगा, मास के बेसिस पर आप इसको सॉल्व करना। चलिए, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो ये for a reaction, the amount of product formed the starting reaction with 5 mole of A and 8 mole of AE. Okay. तो यहाँ पर भी आपका लिमिटिंग रीजन का ही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। सिंपल आपके पास ए बी सी रिएक्शन है, मोल्स गिवन है, लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट कर लो और अपना आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। चलिए, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कंबर्शन रिएक्शन। सो कंबर्शन रिएक्शन में हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो कंबर्शन रिएक्शन होती क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है, जब हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, कंबर्शन होगा उनका, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट में बनेंगे। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आपको कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास, मान लो हमारे पास क्या है, C2H6 ही मान लेते हैं, ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हो। मैंने इसको क्या किया, हीट किया, कंबशन किया, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है, पहले वाली ही रिएक्शन है। अब यहाँ पर आपको स्टेप्स पता होने चाहिए जो मैंने पहले बता दिए थे, तो अब मैं लिख रही हूँ कि स्टेप 1 आपके पास क्या है, बैलेंस, आपको क्या करना है, बैलेंस कार्बन एटम। सेकेंड स्टेप क्या है, अब इस स्टेप्स को लिख लेना, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कर दिया। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना है, बैलेंस, सब बैलेंस करने के बाद आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 थे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, तो 7 है, कितने हैं 4, ओके, सो 7/2 कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, for a complete combustion of 1.12 liter of butane, the produced volume of H2 and carbon dioxide will be, so वॉल्यूम आपको बतानी है, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पर, C4H10 है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बैलेंस कर लो, 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन है 10 तो यहाँ पे 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है, ऑक्सीजन आपके पास 8 और 5 13 हो चुकी है, तो 13 बाय आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, कितना हो गया, 13/2 कर दिया। अब सिंपली आप देखो आपके पास गिवन कितना है, 1.12 लीटर है,
ठीक है 1 पॉइंट। अब देखो 1 अगर ये 1 लीटर है तो 1 लीटर से 5 लीटर वाटर बन रहे हैं और 4 लीटर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर हम देखें। ठीक है वॉल्यूम, अब मैंने जो आपको स्टोइचियोमेट्री बताया था वहां पर हमने क्या देखा था, हम मोल से कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे मास से कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम से। ठीक है तो वॉल्यूम की टर्म में अगर हम देखें तो इसके 1 से अगर 4 बन रहा है और इसके 1 से 5 बन रहा है वाटर, तो 1.25 लीटर अगर सॉरी 1.12 लीटर है तो उससे हमारे पास इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम कितनी बन जाएगी 4 इंटू आप सिंपली क्या कर दो वाटर के लिए कितनी हो जाएगी 1.12 इंटू 5 कर दो और CO2 जो है इसके लिए कितना 1.12 इंटू 4 कर दो। स्टोइचियोमेट्री आपने लगाई और आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। चलिए सो नेक्स्ट मूव करते हैं। For a complete combustion of 5 mole propane, find required moles of O2 and also find the volume of O2 at STP. So इसके लिए आप देखो सबसे पहले तो आप इसको रिएक्शन को लिखो और बैलेंस करो, कितनी हो जाएगी CO2 प्लस H2O। हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, तो ये मैंने यहाँ पर 4 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं 4 8 और यहाँ पर कितने हैं 3 है। ठीक है नहीं सॉरी 4 है और यहाँ पर कितने 6 है, 6 और 4 तो ये कितने हो जाएंगे 10/2 हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी रिएक्शन हो जाएगी। एक मिनट इसको हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे 5। सो ये मेरे पास क्या होगी एक रिएक्शन होगी। अब आपको क्या करना है फाइंड रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2। अब देखो यहाँ पर 5 मोल किसके हैं, ये इसके 5 मोल्स हमारे पास प्रोपेन है। आप देखो 1 मोल जो है 1 मोल के लिए 1 मोल C3H8 प्रोपेन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 5 मोल। 5 मोल ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके ये 5 मोल्स है, अगर ये आपके 5 मोल्स है तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 5 इंटू 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इट मीन्स यहाँ पर 25 मोल्स किसके रिक्वायर्ड है O2 के रिक्वायर्ड है। सो मोल्स आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका काम क्या है आपको देखने की वॉल्यूम कितनी होगी। ठीक है कितनी वॉल्यूम जो है STP पर कितनी वॉल्यूम है, मोल्स पता है, मोल्स क्या होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो आप क्या करो 25 इंटू 22.4 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगी ऑक्सीजन की। क्लियर है। सो बच्चे ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। इसके नेक्स्ट देखिए। ठीक है तो आप सॉल्व करोगे तो इतना आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लिया, स्टोइचियोमेट्री रेशियो कर लिया, देन कंबशन रिएक्शन देख लिया, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट देख लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए और 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क भी है। ठीक है ये क्वेश्चन आपको क्या करना है होमवर्क में करना है। चलिए सो बच्चे आज का लेक्चर यहीं तक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे और लॉ ऑफ केमिकल लॉस जो रहते हैं ठीक है उसकी बात करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।